नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह और आप देख रहे हैं संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं यूपी आरओ एआरओ की जो पीवाईक्यू सीरीज चल रही है। इसी सीरीज के अंतर्गत आज हम बात करेंगे जो यूपी आरओ एआरओ का वर्ष 2014 का जो प्रश्न पत्र हुआ था, उसी प्रश्न पत्र के भूगोल खंड के अंतर्गत जो प्रश्न पूछे गए थे, यानी मुख्य रूप से विश्व एवं भारत का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन और जनसंख्या नगरीकरण के जो इस प्रश्न पत्र में प्रश्न पूछे गए थे, उनकी चर्चा आज हम इस सेशन में करेंगे। तो अब देखते हैं प्रश्न कौन से हैं। सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है शुष्कता दशा संदर्भित है, यानी कि क्या है कि इनमें से किससे ये रिलेटेड है। पहला है निम्न तापमान से, यानी निम्न ताप से। दूसरा है निम्न आर्द्रता से। तीसरा है उच्च वाष्पन से। और डी है अति उच्च ताप से। तो देखिए, जो शुष्कता होती है वो कहने का तात्पर्य है कि वायु जो है, जो एटमॉस्फेयर में वायु है, उसमें कितना जलवाष्प है, यानी कि उसकी आर्द्रता से इसका क्या है संबंध होता है। तो क्या है कि जब वायु में जलवाष्प की मात्रा अधिक होगी तो उसको उच्च आर्द्रता कहेंगे, और जब शुष्क होगा, ड्राई होगा, तो इसका मतलब कि उस वायु में क्या होगा कि जल वाष्प की मात्रा निम्न होगी, यानी कम होगी। तो इससे क्या हुआ कि आपका उत्तर कौन सा सही हो गया, बी। अब इसी में क्या है कि इसके अगर व्याख्या की बात करें तो जैसे शुष्कता जो दशा है, इसका जन्म कहाँ होता है, निम्न आर्द्रता, यानी क्या है कि वायुमंडल में जब कम जलवाष्प होगा, यानी कि वायु जो होगी उसमें जलवाष्प की मात्रा अत्यंत कम होगी, और इसी को क्या बोलते हैं कि ये आर्द्रता होती है। यानी कि क्या है कि जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में जो उपस्थित जलवाष्प है, यानी जो मैंने बताया कि जो वातावरण है, वायुमंडल है, उसमें जो एयर होगी और उसमें जो जलवाष्प की मात्रा होती है, उसी को आर्द्रता या ह्यूमिडिटी बोलते हैं। उसी को आर्द्रता या ह्यूमिडिटी बोलते हैं। और इसको क्या है कि ग्राम प्रति घन मीटर में मापा जाता है। ग्राम प्रति घन मीटर में इसको मेजर किया जाता है। और बात करें तो क्या है कि जो आर्द्रता होती है, इसको मापने के लिए क्या है कि आर्द्रता मापी का उपयोग करते हैं। आर्द्रता मापी या हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। और जो आर्द्रता होती है, इसके भी कुछ प्रकार होते हैं, इसके टाइप्स होते हैं। तो अगर बात करें आर्द्रता के टाइप्स की, प्रकार की, तो ये क्या है कि ये 3 प्रकार की होती है। ठीक है, आर्द्रता 3 प्रकार की होती है। पहली होती है सापेक्ष आर्द्रता, दूसरी होती है निरपेक्ष आर्द्रता, और तीसरी होती है विशिष्ट आर्द्रता। इसको थोड़ा सा संक्षिप्त में हम देख लेते हैं। सापेक्ष आर्द्रता यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी। पहली क्या हो गई, सापेक्ष आर्द्रता। तो सापेक्ष आर्द्रता क्या होती है कि किसी भी तापमान पर वायु में जो उपस्थित जलवाष्प की मात्रा होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, सापेक्ष आर्द्रता। और इस जो सापेक्ष जो आर्द्रता होती है, इसको किस में व्यक्त किया जाता है, तो इसको प्रतिशत मान में व्यक्त किया जाता है। इसको प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। तो ये आपने समझ लिया कि आखिर ये सापेक्षिक या सापेक्ष आर्द्रता क्या होती है। दूसरा अगर हम बात करें निरपेक्ष आर्द्रता, तो दूसरा हो गई निरपेक्ष आर्द्रता, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। ठीक है, ये क्या होती है, तो इसके अगर निरपेक्ष आर्द्रता की बात करें तो वायु के प्रति इकाई आयतन में, ठीक है, जो विद्यमान जलवाष्प की मात्रा होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी या निरपेक्ष आर्द्रता। और इसको क्या है कि ग्राम प्रति घन मीटर में व्यक्त किया जाता है। तो निरपेक्ष आर्द्रता को ग्राम प्रति घन मीटर में क्या किया जाता है, इसको डिनोट किया जाता है। और तीसरा हो जाता है विशिष्ट आर्द्रता। ठीक है, तीसरी जो आर्द्रता होगी वो है विशिष्ट आर्द्रता, यानी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। अब ये क्या होती है, तो
तो जब वायु के प्रति इकाई भार में, अगर वायु का क्या है कि हम भार ले रहे हैं, प्रति इकाई, किसी भी प्रति इकाई का जो भार है उसमें क्या है, जलवाष्प का भार कितना है, उसी को हम बोलते हैं विशिष्ट आर्द्रता। और जब भार में हम ले रहे हैं तो इसको हम क्या करते हैं कि ग्राम प्रति किलोग्राम में मापते हैं, यानी इसको किस में हम मापते हैं, ग्राम प्रति किलोग्राम इकाई में मापते हैं। तो इस तरह से आपने समझ लिया कि आर्द्रता क्या है, आर्द्रता को मापने की इकाई क्या है, इसके लिए किस मापन यंत्र के द्वारा इसको मापा जाता है, आर्द्रता कितने प्रकार की होती है, और इनको भी किस में डिनोट किया जाता है, किस मान में इसको व्यक्त किया जाता है। तो इससे संबंधित ये कुछ प्रमुख बातें हैं। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है कि क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व का दूसरा बड़ा महाद्वीप कौन सा है। विकल्प आपके सामने है। पहला है एशिया, दूसरा है दक्षिण अमेरिका, तीसरा है उत्तरी अमेरिका और डी है अफ्रीका। और ये कह रहा है कि विश्व में जो कंटिनेंट हैं, जो महाद्वीप हैं, उनके क्षेत्रफल के बारे में पूछ रहा है। और उसमें भी दे रहा है कि ये जो 4 कंटिनेंट दिए गए हैं, जो महाद्वीप दिए गए हैं, इनमें से सेकेंड पोजीशन पे और किसमें, एरिया यानी क्षेत्रफल के आधार पे ये पूछ रहा है कि इनमें दूसरे नंबर पे किस कंटिनेंट का क्षेत्रफल आता है। तो देखिए इसमें क्या है कि जो अफ्रीका है, जो अफ्रीका महाद्वीप है, ये साउथ अफ्रीका की बात नहीं हो रही। साउथ अफ्रीका एक देश है जो कि अफ्रीका कंटिनेंट, अफ्रीका महाद्वीप में अवस्थित है। ये बात हो रहा है अफ्रीका महाद्वीप की, ठीक है। यानी ये बात हो रहा है कि ये जो आप अफ्रीका देखते हैं उसकी बात हो रही है। और इसी को क्या है कि थोड़ा सा मैप में आपको मैं दिखा रहा हूँ कि देखिए ये वर्ल्ड का मैप है और ये जो कंटिनेंट है, इधर से नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, आर्कटिक, अंटार्कटिक, तो ये क्या है कि हम इनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें पूछ रहा है कि सबसे बड़ा क्षेत्रफल, जो बड़े क्षेत्रफल का अवरोही क्रम में अगर आपको अरेंज करना हो, ये भी आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि जो विश्व के महाद्वीप हैं उनका जैसे 2 या 3 कंटिनेंट को दे देगा और उनका या तो आरोही क्रम पूछ लेगा या फिर अवरोही क्रम पूछ लेगा। इसमें क्या है कि ये अवरोही क्रम से संदर्भित प्रश्न है और जिसमें पूछ रहा है कि दूसरे नंबर पे किस कंटिनेंट का नाम आता है। तो देखिए अगर एरिया वाइज देखेंगे तो 1 नंबर पे कौन आता है, एशिया महाद्वीप। ये कौन सा महाद्वीप है, ये एशिया महाद्वीप है। ये आपका क्या है, ये एशिया महाद्वीप है, जिसमें हमारा जो देश भारत है वो भी इसी महाद्वीप का भाग है। तो इसका क्षेत्रफल विश्व में जो कंटिनेंट है उनमें सबसे अधिक है, यानी ये पहले स्थान पे है। और आप इस मैप में देखेंगे कि जो दूसरे नंबर पे आ रहा है वो अफ्रीका महाद्वीप। ये क्या है, ये अफ्रीका महाद्वीप है। तो ये क्या है कि इसका अगर एरिया देखेंगे तो वर्ल्ड में ये सेकेंड पोजीशन पे है और यही आपके प्रश्न में पूछ रहा था। तो दूसरे नंबर पे कौन हो जाएगा, अफ्रीका। और जो विश्व के विभिन्न कंटिनेंट है उनका एरिया वाइज अगर हम देखेंगे तो एशिया नंबर 1 पे है, अफ्रीका दूसरे नंबर पे है, नॉर्थ अमेरिका तीसरे नंबर पे है, साउथ अमेरिका चौथे नंबर पे है, अंटार्कटिका 5वें नंबर पे है, 6ठे नंबर पे यूरोप है और 7वें नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है। तो इस तरह से क्या है कि ये इनके क्षेत्रफल का क्या है, ये अवरोही क्रम है, ये अवरोही क्रम है, यानी ये डिसेंडिंग आर्डर है, यानी घटते क्रम में क्षेत्रफल के, ये सब आपको ध्यान देना होगा। और अगर इससे उल्टा चलेंगे तो वो आरोही क्रम हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रश्न आपका था। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। कह रहा है कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है, ठीक है। तो ये प्रश्न आपके सामने है, ये 4 नदियाँ दी गई हैं और पूछा जा रहा है कि कौन सी जो नदी है वो उड़ीसा में, अगर भारत की बात करेंगे तो ये उड़ीसा है, तो उड़ीसा में क्या है कि डेल्टा बनाती है। तो पहली नदी है गोदावरी, महानदी, नर्मदा और ताप्ती। और ये शायद 2019 के पेपर में ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, क्योंकि महानदी का डिटेल में हमने आपको बताया था कि महानदी का निकास कहाँ से होता है, उसका अपवाह क्षेत्र कौन सा है, उस पे कौन से डैम हैं और वो कहाँ डेल्टा बनाती है,
और साथ ही उसकी सहायक नदियाँ कौन सी है। तो ये उसी से संबंधित है और इसमें अगर बात करेंगे तो जो उत्तर होगा वो महानदी। ठीक है, तो महानदी क्या है कि उड़ीसा में आकर डेल्टा बनाती है। देखिए ये महानदी है, मैप में आप देख सकते हैं, और ये क्या है कि ये उड़ीसा राज्य का जो क्षेत्र है, उड़ीसा, यहाँ पर क्या है ये डेल्टा बनाती है। तो इससे संबंधित क्या है, हमने पहले ही बताया था कि देखिए एक इन्फॉर्मेशन को अच्छे से अगर आप समझ गए तो आने वाले किसी न किसी प्रश्न पत्र में उससे रिलेटेड प्रश्न पूछेगा तो आप आसानी से उत्तर दे पाएंगे। अगर उस व्याख्या को आप देखे होते तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही आसान होता, क्योंकि इसके जितने भी आयाम इस नदी के हो सकते थे। अब संक्षिप्त में इससे संदर्भित जो प्रमुख फैक्ट हैं उनको थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे हमने बताया था कि ये जो महानदी है इसका जो निकास होता है, यानी निकास नहीं, इसका उद्गम जहाँ से होता है, ये जहाँ से पहली बार निकलती है तो ये कहाँ से निकलती है, तो ये छत्तीसगढ़ से निकलती है। ये छत्तीसगढ़ राज्य से निकलती है और यहाँ पर क्या है कि धमतरी जो जिला है ये आपका दे रहा है धमतरी जिला, धमतरी डिस्ट्रिक्ट। इस जिला के यहाँ पर एक छोटा सा स्थान है जिसको बोलते हैं सिंहावा या सिंहाना, और ये एक तरह से पर्वतीय छोटा सा क्षेत्र है। यहीं से ये नदी निकलती है और यहाँ से फिर क्या है ये छत्तीसगढ़ में इसका अपवाह होता है। और यहीं पर जो इसका ऊपरी बहाव क्षेत्र है, आपसे मैंने पहले ही बताया था, ऊपरी जो बहाव क्षेत्र है ये क्या है कि यहाँ चावल के उत्पादन के लिए, चावल के उत्पादन के लिए क्या है उत्तम क्षेत्र है, और इसी के कारण इसको चावल का कटोरा भी बोलते हैं, चावल का कटोरा, बाउल ऑफ राइस। और फिर ये आगे बढ़ती है, यहाँ पर क्या है कि आपको यहाँ पर आपको डैम दिखेगा, ठीक है, हीराकुंड, और फिर यहाँ से ये आगे बढ़ती है, फिर उड़ीसा में प्रवेश करती है और यहाँ पर आकर ये डेल्टा बनाती है। साथ ही मैंने कुछ चीज़ें और भी आपसे बताई थी कि ये क्या है कि इसका जो जल ग्रहण क्षेत्र है मूल रूप से क्या है कि ये दो राज्यों से ही अपवाहित होती है। अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ और दूसरा उड़ीसा, लेकिन अगर इसके जल ग्रहण क्षेत्र की बात करें, अगर इसके जल ग्रहण क्षेत्र की बात करें तो ये क्या है कि मूल रूप से 2 से अधिक राज्यों में है। ये क्या है कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड और महाराष्ट्र में इसका जल ग्रहण क्षेत्र है। और बात कर ले कि इससे जो बाएं से आकर मिलने वाली नदियां हैं, ये बाएं से, तो इसमें क्या है हमने बताया था कि एक प्रमुख शिवनाथ नदी है, दूसरी आकर यहाँ से हसदेव नदी मिलती है, ठीक है, दूसरी हसदेव नदी मिलती है, फिर मांड मिलती है, इधर से आएंगे तो एक मांड नदी है, वो भी आकर, अगर इसको थोड़ा सा आप ऑब्जर्व करें तो ये महानदी है, यहाँ पर ये डेल्टा बना रही है, ठीक है, और यहाँ से ये निकलती है धमतरी डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है। इधर से आप देखेंगे बाएं तरफ से, ये बाएं की नदियां हैं, तो यहाँ पर कौन सी नदी मिलेगी, तो शिवनाथ मिलेगी। फिर इधर देखेंगे तो आपको हसदेव मिलेगी, ठीक है, दूसरी कौन सी नदी मिली, हसदेव। उसके बाद आप देखेंगे तो मांड मिलेगी, फिर इब नदी मिलेगी, यहीं पर आपका हीराकुंड डैम है, बांध है। और फिर अगर आप बात करेंगे कि इसके दाएं तरफ से कौन सी नदी आकर मिलती है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आकर एक जोंक नदी है, इधर अगर आप आएंगे तो ओंग, तेल, ये इसकी कुछ नदियां हैं। तो हो सकता है ये भी आपसे प्रश्न पूछ दे कि बाएं तरफ से आकर मिलने वाली इसकी सहायक नदियां, ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं और दाएं तरफ से कौन सी। और इसमें क्या है कि जो शिवनाथ नदी है ये महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो इस तरह से क्या है कि ये इससे संबंधित कुछ प्रमुख बातें हुई। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि बेतवा नदी निम्नलिखित में से किस नदी से मिलती है, ठीक है, दे रहा है गंगा नदी, यमुना नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और सोन नदी। तो क्या है कि जो बेतवा नदी है वो यमुना से आकर मिल जाती है, ठीक है, बाएं तरफ से इधर से सोन भी आती है। और इसको थोड़ा सा मैप पे आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। देखिए ये यमुना नदी आ रही है और इधर से क्या है कि ये बेतवा नदी है,
ये क्या है, ये बेतवा नदी है, ये जाकर इससे मिल जाती है, ठीक है। और आने वाले आगे समय में क्या है कि इधर से सोन और केन दोनों मिलकर आती हैं, वो भी मिलती है। और इससे संबंधित अगर बात करें तो ये कहाँ पर मिलती है, अगर इसकी बात करें तो ये क्या है कि हमीरपुर यूपी का जो है एक डिस्ट्रिक्ट है, वहीं पर क्या है ये आकर इस नदी से मिल जाती है। और अगर बात करें कि यमुना की और कौन सी सहायक नदियां हैं, तो बहुत सारी सहायक नदियां हैं, इनको आप मैप में भी देख सकते हैं। और उनमें प्रमुख रूप से क्या है कि बेतवा है, केन है, चंबल है, टोन है, सोन है, ये क्या है, ये सारी इसकी सहायक नदियां हैं। तो इस तरह से क्या है कि आपको जैसे यमुना नदी है, तो यमुना की जो बाएं से आकर मिलने वाली नदियां हैं, इनको आपको नोट कर लेना है। और ऐसे क्या है कि दाएं से आकर मिलने वाली जो नदियां हैं उनको भी देख सकते हैं। और इसी के साथ क्या है कि जो बेतवा नदी है, जो जाकर किससे मिल रही है, यमुना नदी से मिल रही है। तो बेतवा की भी कुछ सहायक नदियां हैं, जैसे बीना, जमनी, धसान, ये सब कौन सी है, ये बेतवा नदी की सहायक नदियां हैं। तो ये इससे संबंधित कुछ प्रमुख बातें थी। अब देख लेते हैं भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे अवस्थित हैं। देखिए अभी ये पिछला जो हमने पेपर 2017 का डिस्कस किया था, उसमें भी ये प्रश्न आया था, ये पूछा था जो तटीय राज्य हैं वो कितने हैं, तो वहाँ 9 राज्य थे। तो यहाँ भी वही प्रश्न है। जैसे क्या होता है कि कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ पर क्या है कि वो प्रश्न घूम फिर के हर वर्ष आते हैं, तो उनको अगर आप अच्छे से देख लेंगे, जैसे मैंने बोला था कि इंडिया का अगर आप पॉलिटिकल मैप देख लिए, राजनीतिक जो मानचित्र है उसको आप अच्छे से देख लिए, तो आपका एक प्रश्न फिक्स है, चाहे वो राज्य से जुड़ा हुआ होगा या विभिन्न राज्यों की जो सीमाएं हैं एक दूसरे से स्पर्श करती हैं, या किसी मुख्य अक्षांश रेखा किन राज्यों से गुजरती है, या किसी भारत के राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जो स्पर्श रेखा है उसके बारे में पूछेगा, या फिर राजधानी से संबंधित पूछ लेगा। तो इससे संबंधित प्रत्येक वर्ष एक प्रश्न आता है। और ये हमने अभी डिस्कस किया था। कहने का मतलब क्या है कि देखिए ये जो मैप दिया गया है, इसमें से कितने ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमाएं क्या है, जल क्षेत्र से लगती है। तो यहाँ से आप देखेंगे तो पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, फिर आएंगे तो उड़ीसा, फिर आंध्र प्रदेश, फिर नीचे आएंगे तो तमिलनाडु, इधर आएंगे तो आपको केरल, कर्नाटक, और यहीं पर गोवा, फिर ऊपर आएंगे तो महाराष्ट्र, और फिर गुजरात। तो ऐसे आप इनको गिनेंगे तो ये टोटल कितने हैं, ऐसे 9 स्टेट्स हैं जो क्या है, जिनकी सीमाएं जल क्षेत्र से लगती हैं। और इसी के साथ हमने आपको जो केंद्र शासित क्षेत्र हैं वो कितने हैं और उनके जो सीमाएं हैं वो जल क्षेत्र से लगती हैं, तो वो भी हमने पिछले डिस्कशन में आपको बताया था। तो ये इससे संबंधित क्या है कि ये कुछ प्रमुख तथ्य थे। अब बात कर लेते हैं कि भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है। रेड सॉयल, ब्लैक सॉयल, एलुवियल सॉयल, और जो चूनेदार, यानी क्या है कि जिसमें आपको जिप्सम ज़्यादा मिलता है, ठीक है, ये पूछ रहा है। तो भारत में क्या है कि जलोढ़क जो मृदा है, अलुवियल सॉयल है, ये क्या है, सबसे अधिक उपजाऊ मानी जाती है, ये फर्टाइल मानी जाती है, क्योंकि क्या है कि ये नदियों के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों से निक्षेपित क्या है कि मृदा है, और इस कारण से ये उपजाऊ है। और बात करें इसके विस्तार की, तो भारत में आप देखेंगे कि भारत में सबसे अधिक जो विस्तार है वो किस मृदा का है, तो वो जलोढ़क मृदा का है, अलुवियल सॉइल का है, ठीक है। देखिए ये है अलुवियल सॉइल, इसका विस्तार आप देखेंगे तो मुख्य रूप से उत्तर भारत में है, पूर्व भारत में भी है, पश्चिम भारत में भी है, और इधर आप देखेंगे तो पूरा जो पूर्वी तटीय क्षेत्र है इस पे क्या है कि जलोढ़क मृदा का
विकास हुआ है। तो इस आधार पर ये क्या है कि भारत के सबसे अधिक क्षेत्र में विस्तृत मृदा है और ये सबसे अधिक उपजाऊ मृदा भी है। अगर बात करें तो इस मृदा में नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के साथ फास्फोरस दोनों की मात्रा तो कम है, लेकिन क्या है कि इसमें पोटास और चूना की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है। और ये जो पूरा मृदा का जो विस्तार है ये मुख्य रूप से गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र और साथ ही क्या है कि जो गोदावरी नदियां हैं इनके द्वारा जो निर्मित मैदान है उस क्षेत्र में मूल रूप से इस मृदा का विकास हुआ है। और ये जो मृदा है इसमें क्या है कि धान, अरहर, गेहूं, चना, मसूर, आलू, मक्का ऐसे विभिन्न प्रकार की जो फसलें हैं वो यहाँ पर उत्पादित की जाती है। तो ये इससे संबंधित कुछ प्रमुख बातें थीं। अब देख लेते हैं साधारणतः ओरोबैंकी जो खरपतवार है ये पाया जाता है किस फसल में? गेहूं, धान, चना, तंबाकू। तो ये क्या है कि ये तंबाकू की जो खेती होती है उससे संबंधित कौन सा है? ये खरपतवार है। ये कुछ खास नहीं है, इसके जैसे वैज्ञानिक जो नाम है या वैज्ञानिक भाषा में इसको ओरोबैंकी कहते हैं और हमारे देश में इसको आज्ञा, हिंदी में क्या है आज्ञा बोलते हैं। ठीक है, ये एक तरह से क्या है कि परजीवी किस्म का पौधा होता है जो तंबाकू के जो पौधे होते हैं, ठीक है, उससे संबंधित है। और ये क्या है कि चना, सरसों, टमाटर, जीरे की फसलों में भी इनका प्रभाव देखने को मिलता है। अब बात कर लें कि सबसे अधिक प्रोटीन निम्नलिखित में से किसमें पाई जाती है? पहला है उड़द के दाने में, अरहर के दाने में, मटर के दाने में और सोयाबीन के दाने में। तो आप देखे होंगे कि आपको लोग बोलते हैं कि सोयाबीन खाया करो। क्यों? क्योंकि इसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। और अगर बात करें इसमें प्रोटीन की मात्रा की तो ये क्या है कि लगभग 38 से 48% के बीच में क्या है कि सोयाबीन में प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, और लगभग 20 से लेकर 22% तक इसमें फैट पाया जाता है। ठीक है, ये प्रोटीन है और लगभग 22% क्या है, 20 से 22% इसमें वसा पाया जाता है। ठीक है, तो दो चीज़ें हमने आपको बता दी कि इसमें प्रोटीन कितना है और जो कार्बोहाइड्रेट है वो सोयाबीन में, अगर बात करें कार्बोहाइड्रेट की तो ये भी ठीक ठाक पाया जाता है। इसमें लगभग 21% यानी 20% के आसपास, 20 से लेकर 21% तक क्या है इसमें आपको कार्बोहाइड्रेट मिलता है। इसी के साथ अगर हम बात करें तो भारत में कौन सा राज्य है जो सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो अगर इंडिया में बात करें तो जो महाराष्ट्र राज्य है ये सबसे बड़ा सोयाबीन का उत्पादक राज्य है। और अपने देश में यानी इंडिया में क्या है कि मध्य प्रदेश के इंदौर में अगर बात करें तो एमपी के इंदौर में क्या है, सोयाबीन से संबंधित रिसर्च सेंटर है। तो ये भी पूछ सकता है आपसे कभी। तो ये क्या था कि सोयाबीन से संबंधित जो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हो सकते हैं उनकी हमने चर्चा कर ली। अब देख लेते हैं, एक अगला प्रश्न है, मुद्रा के अवमूल्यन का परिणाम है। देखिए ये इकोनॉमी का क्वेश्चन है तो इसको हम स्किप करते हैं, अगला प्रश्न ले लेते हैं। ह्यूमस उदाहरण है, एग्जाम्पल है। ठीक है, ये बात कर रहा है सॉइल से संबंधित। जब आपका सॉइल मृदा आप पढ़ते हैं तो उसी में क्या है कि जो सॉइल प्रोफाइल है, मृदा परिच्छेदिका, तो ये उससे संबंधित प्रश्न है। जो मृदा की सबसे ऊपरी पतली परत होती है उसी का संबंध किससे है? ह्यूमस से, क्योंकि ऊपरी परत में ह्यूमस पाया जाता है। वही पूछ रहा है कि ह्यूमस उदाहरण है मृदा संरचना का, सॉइल क्या है उसके स्ट्रक्चर का, क्रिस्टेलाइड का, जैविक फोलाइड का, और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये जैविक फोलाइड से संबंधित है, क्योंकि क्या है कि ये जैविक अपघटकों के क्या विघटन से ये निर्मित होता है। अगर इसके बारे में हम बात करें
ठीक है। अब बात करें ह्यूमस की, तो ह्यूमस जो है वो जीव जंतुओं के मृत अवशेषों के सड़ने, गलने अथवा पशुओं के जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं उनके जैविक अपघटन से निर्मित होता है। और इसका जो रंग होता है, जो कलर होता है, वो काला भूरा होता है। ठीक है, यानी कह सकते हैं कि जो ह्यूमस है इससे क्या होता है कि मिट्टी और पौधों को नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम जैसे जो पदार्थ हैं वो प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो ये जो सबसे ऊपरी जो क्या है कि जो लेयर होती है यही ह्यूमस है। ठीक है, और ये क्या होता है, ये ऑर्गेनिक पदार्थ से बना हुआ है। इसके बारे में देखें तो यह जैविक प्रक्रियाओं के माध्यम से पौधे और पशु पदार्थों के अपघटन से उत्पन्न कार्बनिक पदार्थ की एक परत होती है। ठीक है, ये क्या है कि एक कार्बनिक पदार्थ, जैसे हमने बताया कि ये क्या है, ये इसका सॉइल प्रोफाइल है, मृदा परिच्छेदिका है। ठीक है, तो किसी भी मृदा में पाए जाने वाले जो सभी क्या है डीकम्पोज्ड कार्बनिक पदार्थ हैं उसी को क्या हम बोलते हैं, ह्यूमस बोलते हैं। और हमने बताया कि ये क्या है कि जीव जंतु के मृत अवशेष या ऐसे जो क्या है कह सकते हैं जो वनस्पति हैं उनके सड़ने गलने से ये निर्मित होती है। और ये क्या है कि मृदा की सबसे उपजाऊ परत होती है। अगर किसी भी मृदा प्रोफाइल से, ठीक है, अगर इस परत को हटा दिया जाए तो वह जो मृदा होगी वो एक तरह से बंजर मृदा होगी। ठीक है, तो ये इससे संबंधित क्या है कुछ प्रमुख बातें हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इलायची के उत्पादन के लिए पहचान नहीं रखता है, यानी कि क्या है कि इनमें से कौन सा राज्य है जहां पर क्या है कि इलायची का उत्पादन 9 के बराबर होता है या नहीं होता है। तो देखिए कि ये जो राज्य हैं 3, ये इलायची के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। और जो उड़ीसा है ये क्या है, यहाँ पर इलायची उत्पन्न नहीं होता है, बल्कि यहाँ पर क्या है कि देखेंगे तो जूट और खनिज संबंधित जो चीज़ें हैं वो बड़े स्तर पे उत्पादित होती हैं। और भारत में अगर इलायची की बात करें तो भारत में जो इलायची का जो उत्पादन होता है, भारत के जो प्रमुख राज्य हैं वो 3 हैं, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। यहाँ पर बड़े स्तर पे क्या है कि इलायची का उत्पादन होता है और इनको इलायची या कार्डमम स्टेट भी बोलते हैं, इनको इलायची राज्य भी बोलते हैं। ठीक है, और जो उड़ीसा है यहाँ पर इलायची का उत्पादन नहीं होता है। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं, ये है मुंबई से संबंधित। मुंबई की जो मीठी नदी है निम्नलिखित में से किस लेक, किस झील से निकलती है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जो मीठी नदी है ये जो बिहार झील है इससे ये आगे बढ़ती है और फिर पवई नदी, पवई झील, उससे इसको जल की प्राप्ति होती है और फिर ये आगे बढ़ती है। ठीक है, और फिर इसका निकास हो जाता है। और इसका जो निकास होता है वो कहाँ होता है, तो वो महिम क्रीक है। यहाँ पे आप देखेंगे महिम क्रीक, वहीं पर इस मीठी नदी का, क्रीक कहने का मतलब जो कटा फटा जो तट क्षेत्र होता है, जैसे आप देखे होंगे सर क्रीक, बहुत सारे गुजरात में क्या है और महाराष्ट्र के क्षेत्र में देखेंगे कटे फटे जो तट हैं उनको क्रीक बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या है कि महिम क्रीक में इसका निकास होता है। ठीक है, तो ये क्या है कि उत्तर इसका बिहार झील हो गया। ठीक है, बी। इसी को हम थोड़ा सा मैप में देख लेते हैं। ये आपके सामने मैप है। मीठी नदी का जो उद्गम होता है वो मुंबई के गोरेगांव यानी पूर्वी क्षेत्र के और जो क्षेत्र है वहाँ से होता है। और प्रारंभ में जो ये नदी है ये बिहार झील से अपने जल को प्राप्त करती है। और यहाँ से देखिए ये क्या है, ये बिहार झील है, यहाँ से ये मीठी नदी आ रही है। ठीक है, और यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद फिर पवई झील है। ठीक है, ये पवई झील है और ये क्या है कि ये बिहार झील है। और यहाँ से फिर क्या है कि यहाँ पर ये महिम क्रक में ये आकर
मिल जाती है। तो इस तरह से क्या है कि ये इसके बारे में है। और इस जो नदी की कुल लंबाई है वो 18 किलोमीटर है, यानी ये क्या है, छोटी नदी है, कह सकते हैं स्थानीय नदी है, क्षेत्रीय नदी है, और इसके बारे में आपसे पूछ लिया गया है। अब देखते हैं भारत में कोयले का सर्वाधिक उत्पादन दिए गए राज्यों में से किस राज्य में होता है। पहला है पश्चिम बंगाल, दूसरा उड़ीसा, तीसरा आंध्र प्रदेश और चौथा मध्य प्रदेश। तो देखिए ये लगातार प्रश्न यहाँ से पूछते आया है, कभी पूछ देगा भंडार से संबंधित, कभी उत्पादन से संबंधित, कभी उनके कितने प्रतिशत का उत्पादन बढ़ा है। ठीक है, तो इसमें अगर बात करें कि कोयले का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है, तो इन जो राज्यों में अगर आप देखेंगे तो आपको ये देखना है कि सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में हो रहा है। तो इसमें क्या है कि ये उड़ीसा जो राज्य है ये इंडिया का क्या है, सेकेंड कोल प्रोड्यूसर स्टेट है, यानी दूसरे नंबर का क्या है कि कोयला उत्पादक राज्य है। तो इसके आधार पर ये उत्तर हो गया। पहले स्थान पे कौन हुआ तो उसके बारे में थोड़ा सा हम पहले एक बार मैप पे आपको दिखाते हैं कि जो मूल रूप से भारत में जो कोयले का उत्पादन होता है वो ये 3 राज्य हैं, उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़। और उससे कम में अगर आएंगे तो एमपी और आंध्र प्रदेश। ये 5 स्टेट हैं जहां पर कोयले का सबसे अधिक उत्पादन होता है। तो इस तरह से क्या है कि ये दिया गया जो कोयले का अलग अलग जो रीजन है इसके बारे में हमको देखना है। जैसे अगर हम बात करें, ठीक है, तो इसमें ये दिया गया है ये उत्तर। ठीक है, इसमें चूंकि ये जो प्रश्न था ये थोड़ा सा पुराना था। जैसे बात करें तो प्रश्न काल के दौरान भारत में कोयले का जो सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य था वो उड़ीसा था। ठीक है, ये क्या है कि चूंकि ये जो प्रश्न पूछा गया था ये पिछले वर्ष का था, क्योंकि हम पहले क्या है कि उत्तर इस प्रश्न के अनुरूप देंगे, उसके बाद जब लेटेस्ट जो आंकड़ा आएगा, ठीक है, क्योंकि ये जो प्रश्न है ये वर्ष 2014 का है। उस समय स्थिति क्या थी, वर्ष 2014 में जो खनिज के उत्पादन प्रोडक्शन की स्थिति क्या थी ये उस पर आधारित प्रश्न हुआ। लेकिन आज क्या है कि वर्ष 2023 चल रहा है, तो वर्ष 2023 में वर्तमान में खनिजों के उत्पादन से संबंधित जो क्या है करंट डेटा है, अब हम उसको ध्यान में रखेंगे। तो क्या है कि अगर आज की बात करें तो क्या है कि उड़ीसा पहले स्थान पे आ चुका है। भारत में अगर बात करेंगे तो कोयले के प्रोडक्शन के लेवल पे उड़ीसा पहला राज्य है जो सबसे अधिक कोयला उत्पादित करता है, और दूसरे पे छत्तीसगढ़ है, तीसरे पर झारखंड है, ठीक है, चौथे पर मध्य प्रदेश है। तो इस तरह से क्या है कि आपको क्या है कि जो पुराने प्रश्न हैं उनको सिर्फ समझने के लिए देखना है, और अब क्या है कि जो डेटा होगा वो नए डेटा को आपको ध्यान से देख लेना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम पुराना डेटा याद कर रहे हैं और जो प्रश्न आएगा वो नए डेटा के आधार पर आएगा। और इसी में अगर हम बात कर लें कि भारत में जो कोल रिजर्व है वो सबसे अधिक कहाँ है, जैसे मैंने मैप में आपको दिखाया कि ये जो राज्य हैं ये कोयले भंडार वाले राज्य हैं, और इसमें अगर हम बात करेंगे कि भंडार सबसे अधिक कहाँ है तो वो कौन सा राज्य है, वो झारखंड राज्य है। लेकिन उत्पादन की दृष्टि से क्या है ये तीसरे स्थान पे है। दूसरे स्थान पे कोयला भंडार उड़ीसा में है, तीसरे पे छत्तीसगढ़, चौथे पर वेस्ट बंगाल। तो इस तरह से क्या है कि ये कोयले के भंडार के दृष्टिकोण से इनका राज्यवार क्रम है। अब बात कर लें कि विश्व में, तो अगर बात करें कि बिगेस्ट कोल रिजर्व विश्व में कहाँ है तो यूएसए इसमें नंबर 1 पे आता है, यानी कोयला का जो विश्व में भंडार है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे अधिक है, यानी वो लगभग 23% है। दूसरे स्थान पे कौन आता है, रसिया आता है, रूस आता है, तीसरे पर ऑस्ट्रेलिया, चौथे पर चीन, और 5वें पे कौन आता है, भारत। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। और भारत में क्या है कि विश्व के कुल कोयले भंडार का लगभग 10% भारत में रिजर्व है, कोल रिजर्व है। ठीक है, तो ये 2 डेटा आपके लिए
महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और इसी के साथ अगर बात होगी कि विश्व में सबसे बड़े कोयला उत्पादक देश कौन से हैं, तो इसमें पहला स्थान आएगा चाइना, चीन का, और दूसरे स्थान पे कौन आ चुका है, इंडिया। तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो यहाँ से प्रश्न आपको आने वाले एग्जाम में, आरओ में, पीसीएस में, यूपीएससी में देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि हजीरा बीजापुर जगदीशपुर HBJ जो गैस पाइपलाइन है, निम्नलिखित में से किस प्राधिकरण के द्वारा निर्मित की गई है। तो इसके लिए क्या करना होगा आपको कि जो विभिन्न गैस पाइपलाइन हैं उनके लोकेशन को देख लीजिए और कब उनको प्रारंभ किया गया, किस क्षेत्र के लिए उनको प्रारंभ किया गया है और किस अथॉरिटी के द्वारा बनाया गया है, ये आपको देखना है। क्योंकि ये क्या है कि उस समय जब ये प्रारंभ हुआ था तो उसी से संबंधित ये प्रश्न पूछ लिया गया था। तो आपको क्या करना है कि बस मैप में इसको देख लेना है कि जो इंडिया के विभिन्न गैस पाइपलाइन हैं वो कौन सी है, ठीक है, और उनके बारे में संक्षिप्त जो नोट्स होता है वो आपको बना लेना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अरावली श्रेणियाँ किस राज्य में स्थित है। अरावली जो श्रेणी की बात हो रही है वो कह रहा है कि इसमें से किस राज्य में अवस्थित है। तो देखिए, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये 4 राज्य दिए गए हैं। इनमें से राजस्थान राज्य ऐसा है जहाँ पर जो अरावली है, ये अरावली श्रेणी है। और अरावली श्रेणी को अगर आप देखेंगे तो इधर गुजरात, राजस्थान, फिर हरियाणा और दिल्ली तक इसका क्या है, विस्तार है। तो इस आधार पर क्या है कि राजस्थान इसका उत्तर हुआ। इसको थोड़ा सा मैप पे देख लेते हैं। तो देखिए, ये आपका अरावली श्रेणी है, ठीक है, और ये गुजरात, फिर राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में इसका विस्तार है। और इससे संबंधित अगर कुछ अन्य प्रमुख बातों की चर्चा करें तो ये लगभग 800 किलोमीटर में फैली हुई है। इसकी लंबाई 800 किलोमीटर में है और इसका जो निर्माण हुआ था वो प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। और यह भारत सहित विश्व की सबसे प्राचीन जो पर्वत श्रेणियां हैं उसमें ये सम्मिलित है। और इसी के साथ क्या है कि आपको ये भी देखना है कि इसके सर्वोच्च हाईएस्ट पीक क्या है, ये आपके लिए प्रश्न है, ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ये हमने शायद 2019 के पेपर में डिटेल में डिस्कस किया था। अगर देखेंगे मैप पे तो एशिया में क्या है कि सबसे अधिक उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं, ट्रॉपिकल, ठीक है, डेसिडियस फॉरेस्ट की बात हो रही है। तो ये हमने डिटेल में चर्चा की थी। और ऐसे ही क्या है कि मैप में भी आप देख सकते हैं, इसको मानसूनी वन कहते हैं, पतझड़ वन कहते हैं। इसमें क्या है कि मूल रूप से साल, सागौन, शीशम, चंदन, आंवला, महुआ इत्यादि के वृक्ष उगते हैं। अगला प्रश्न है, सारगैसो समुद्र की विशिष्टता है, यानी जो सारगैसो सागर है इसके बारे में पूछ रहा है कि जो ये सागर है इसकी अलग विशिष्टता क्या है, अन्य सागरों से अलग विशिष्टता क्या है। तो आप देखेंगे कि ये पूरे क्षेत्र में जो सारगैसो सी है, यहाँ पर क्या है कि इसके ऊपर घास आपको आच्छादित मिलती है। और इसमें जैसे विकल्प है अति ठंडा पानी, अति गर्म पानी, अत्यधिक लवणी जल और विशिष्ट समुद्री वनस्पति। तो ये क्या है कि इस क्षेत्र में एक अलग प्रकार की क्या है कि मेरीन वेजिटेशन देखने को मिलता है। पहली बात कि आखिर ये सारगैसो सागर है कहाँ, तो आपको ये कहाँ मिलेगा, तो ये 20 से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ठीक है, 20 से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 35 से 75 डिग्री पश्चिमी देशांतर के बीच का जो जलीय क्षेत्र है। और ये क्या है कि ये अटलांटिक महासागर, और ये उसमें भी क्या है उत्तरी अटलांटिक महासागर में जो ये क्षेत्र है इसी को सारगैसो सी, आप मैप में जब आप एटलस देखेंगे तो वहाँ इसको आप देख लीजिए और यहाँ से संबंधित जो महत्वपूर्ण लोकेशन है उनको भी एक बार देख लीजिए। और यहाँ पर ये अलग प्रकार की जो घास पाई जाती है उसको पुर्तगाल भाषा में क्या बोलते हैं, सारगैज़म,
और इसी के नाम पर इस सागर का नाम पड़ गया है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। मैक्सिको सबसे बड़ा उत्पादक है, यानी जो ये मैक्सिको देश है, यानी जो नॉर्थ अमेरिका का, उत्तरी अमेरिका का देश मैक्सिको है, ये किस खनिज, किस धातु का सबसे बड़ा उत्पादक है? पहला है सोना, दूसरा है तांबा, तीसरा है जस्ता और चौथा है चांदी। तो जो मैक्सिको है ये चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक है। ये किसका उत्पादक है? ये सिल्वर का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है। तो पहला आपका उत्तर क्या हो गया? डी। अब बात करें कि गोल्ड जो है, सोना है, इसका सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? अगर बात करें सोने की, कि सोने का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, तो हमारा देश पड़ोसी जो चीन है वो है। दूसरे पे बात करें कि तांबा, कापर का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है, तो वो है चिली, और ये कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में अवस्थित है। जैसे आप ऐसे देखेंगे तो ये चिली आपको लंबा सा दिखेगा। तीसरा है जस्ता, तो जस्ता का भी विश्व में सबसे जो बड़ा उत्पादक है वो चीन है। और चौथा चांदी, तो चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक मैक्सिको है। तो ये हमने देख लिया। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि मैक्सिको आखिर देश कहाँ है। तो ये आपका मैक्सिको है, ठीक है। और यहीं पर क्या है कि आपको इस मैक्सिको, ये नॉर्थ अमेरिका का एक देश है, नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट का, और यहाँ पर चांदी सबसे अधिक प्रोड्यूस की जाती है। अब बात कर ले निम्नलिखित में से कौन सा नगर सुपीरियर झील पर अवस्थित है? ये क्या है कि ये पूछा जा रहा है, जो सुपीरियर झील है ये क्या है कि उत्तरी अमेरिका की झील है, और जो 5 महान झीलें हैं, ग्रेट लेक्स है, उनमें से ये एक है। और पूछ रहा है कि निम्नलिखित नगरों में से कौन सा नगर इस झील के तट पर अवस्थित है? पहला है शिकागो, दूसरा है बफेलो, तीसरा है डेट्रॉयट और चौथा है डुलूथ। तो जो डुलूथ शहर है ये कहाँ अवस्थित है? तो ये सुपीरियर झील पर, किसकी बात हो रही है? सुपीरियर झील के तट पर अवस्थित है। और अगर डेट्रॉयट की बात करेंगे तो ये ईरी झील के तट पर अवस्थित है। और बफेलो भी क्या है कि ये भी ईरी झील के तट पर ही अवस्थित है। और जो शिकागो है ये मिशिगन झील के तट पर अवस्थित है। तो ये क्या है कि आपको मैप देख के समझना होगा। जैसे देखिए ये क्या है कि ये जो नॉर्थ अमेरिका की जो ग्रेट लेक्स है, सुपीरियर, मिशिगन, लेक ह्यूरॉन, ईरी और ओंटारियो, 1 2 3 4, ये क्या है कि ये ग्रेट लेक्स हैं जिनको महान झील बोलते हैं, महान झील है, ठीक है। दूसरी बात करें कि आपको यहाँ क्या क्या देखना है। पहला ये देखना है कि इन 5 झीलों के नाम कौन से हैं, ठीक है। उसके बाद आपको देखना है कि इनका क्या है, नाम के साथ इनका क्रम क्या है। और क्रम में भी क्या है कि आपको ईस्ट टू वेस्ट और वेस्ट टू ईस्ट देखना है, क्योंकि इससे भी संबंधित आपके प्रश्न पूछता है। तीसरी बात आपको ये देखना है कि इन झीलों में से किस झील का विस्तार कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों में है, और किस झील का विस्तार केवल एक देश में है। तो देखिए इसमें से लेक सुपीरियर, लेक ह्यूरॉन, लेक ईरी और लेक ओंटारियो, यानी जो 4 झीलें हैं, इनका जो विस्तार है, इनका और इनका, ये क्या है कि यूएसए और कनाडा दोनों देशों में है। लेकिन जो मिशिगन झील है इसका जो विस्तार है वो केवल यूएसए में है। इसी के साथ आपको ध्यान देना है कि इनके आकार को, ठीक है, इससे भी संबंधित प्रश्न पूछता है। और फिर क्या है कि यहाँ पर कुछ नहरें हैं, कुछ कैनाल है, वेलेंड नहर, इनको भी देखना है जो 2 झीलों को जोड़ते हैं।
और उसके बाद आपको देखना है कि इन झीलों के किनारे कौन से महत्वपूर्ण नगर अवस्थित हैं। जैसे देखिए यहाँ डुलूथ है, सुपीरियर झील के तट पर अवस्थित है। फिर आप देखेंगे कि इधर आएंगे तो आपको कुछ और भी, जैसे मिल्वाकी है, ये बड़ा शहर है। फिर आप शिकागो को देखेंगे तो ये मिशिगन झील के तट पर अवस्थित है। फिर इधर आएंगे तो डेट्रॉयट है, ये इरी झील पर है। बफेलो है, रोचेस्टर है, किंगस्टन है, ये क्या है, ये अलग अलग झीलों के तट पर अवस्थित है। तो इससे संबंधित जो प्रमुख लोकेशन है, और इतने प्रकार के ये प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो विकल्प क्या है आपके सामने कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। पहला है केरल, दूसरा है कर्नाटक, तीसरा है तमिलनाडु, चौथा है आंध्र प्रदेश। तो जब ये प्रश्न पूछा गया था उस समय उत्पादक अलग था, लेकिन वर्तमान में अगर वर्ष 2022-23 की चर्चा करें तो इस समय क्या है कि यहाँ का जो प्रोड्यूसर है कोकोनट का वो बदल गया है। ठीक है, तो ये ऐसे जो डेटा आधारित जो प्रश्न होंगे उनको अगर PYQ आप सॉल्व कर रहे हैं तो ये ध्यान दीजिएगा कि इस समय कौन सा राज्य, कौन सा क्षेत्र उसका टॉप प्रोड्यूसर है, क्या है, प्रमुख उत्पादक है। तो इस आधार पर इस प्रश्न का अगर उत्तर देखेंगे वर्तमान में तो केरल भारत का क्या है कि नंबर 1 राज्य है जो कोकोनट, ठीक है, नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक है। लेकिन वर्ष 2014 में क्या था कि तमिलनाडु सबसे बड़ा उत्पादक था। तो इस समय इंडिया के जो सबसे बड़े उत्पादक नारियल के राज्य हैं, नंबर 1 पे है केरल, दूसरे पे है कर्नाटक, तीसरे पे अब तमिलनाडु, और उस समय तमिलनाडु पहले नंबर पे था। और ये जो आपके क्षेत्र दिख रहे हैं ये क्या है, नारियल के उत्पादक राज्य हैं, जिसमें क्या है कि ये जो 3 राज्य हैं केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। तो केरल नंबर 1 पे है, दूसरे पे आपको कर्नाटक मिलेगा और तीसरे पे तमिलनाडु। और इसी के साथ क्या है कि आंध्रा में भी क्या है कि ठीक ठाक नारियल का उत्पादन होता है। और कुछ पूर्वोत्तर के भी राज्य हैं और ये जो तटीय क्षेत्र हैं, जैसे सीमित स्तर पे गुजरात, महाराष्ट्र, इधर उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में भी आपको नारियल के पेड़ देखने को मिलते हैं। लेकिन ये देखिए, ये वाला जो रीजन है यहाँ पर नारियल देखने को नहीं मिलेगा, जिसमें यूपी भी, इधर आएंगे आपका क्या है उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, ये सब है, यहाँ पर नहीं मिलेगा। और इसमें भी अगर अन्य देशों की बात करें तो देखेंगे कि यूपी इसमें कहीं से भी नहीं मिलेगा, जबकि बिहार आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि बिहार में क्या है कि अल्प मात्रा में नारियल देखने को मिलता है। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है कि किसी भी फल, किसी भी अनाज फसल या इस तरह के जो विभिन्न उत्पाद हैं उनके कम से कम 3 या 4 जो टॉप प्रोड्यूसर हैं उनको आपको नोट डाउन करना है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। ये कह रहा है कि नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व में इस्पात उत्पादन में किस स्थान पर है। ठीक है, चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला। तो ये बात हो रही है वर्ष 2014 का। इस समय क्या था कि जो पोजीशन थी, लेकिन वर्तमान की अगर हम बात करें, अगर वर्तमान की बात करें, ठीक है, 2022-23 का जो डेटा आ रहा है उसमें क्या है कि अगर इसमें इस्पात की बात करें, स्टील की, तो स्टील में जो वर्ल्ड में टॉप प्रोड्यूसर है, पहले नंबर पे चीन है और दूसरे पे कौन सा है, वो भारत है। तो पहले आपको नहीं देखना है, क्योंकि जो PYQ आप हल कर रहे हैं तो वो आउटडेटेड क्वेश्चन हो गया। लेटेस्ट आधार पर अगर उत्तर होगा तो वो दूसरा होगा। लेकिन इसमें क्या है कि ये पिछले वर्ष की बात हो रही है, तो उसमें क्या होगा कि आपका उत्तर बदल जाएगा। लेकिन क्या करिए कि आप लेटेस्ट डेटा को देखिए, ठीक है, नवीनतम जो आंकड़े हैं उसको याद रखिए। और इसी को अगर थोड़ा सा हम आपको इसके डेटा रिलेटेड चीज़ों को बताएं तो देखिए, वर्तमान में क्या है कि भारत दूसरे स्थान पे काबिज है, और ये स्टील प्रोडक्शन में पहले पे कौन है, चीन है, और तीसरे पे कौन है, जापान है। यानी कि चीन
भारत, जापान, ये 3 क्या है, वर्ल्ड में टॉप स्टील प्रोड्यूसर है। और ऐसे ही अगर देख लें तो चाइना 1 नंबर पे है, दूसरे नंबर पे इंडिया, तीसरे पे जापान और चौथे पे यूएसए। ठीक है, तो ये 4 जो टॉप 4 है, इनको आपको ध्यान से देखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना में उत्तर प्रदेश के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक थी? गाजियाबाद, महोबा, कानपुर, वाराणसी। तो जो सबसे अधिक है वो गौतम बुद्ध नगर की है। ठीक है, वो इसमें दिया नहीं है। और इन 4 में जो सबसे अधिक साक्षरता दर है वो किसकी है? वो कानपुर की है। ठीक है, तो ये इससे संबंधित कुछ प्रमुख बातें। अब अगला प्रश्न कह रहा है भारत में जनसंख्या घनत्व निरंतर बढ़ा है। ठीक है, लगातार बढ़ते रहा है। दूसरा कह रहा है लगभग स्थिर रहा है, कुछ कम हुआ है, पहले बढ़ा फिर 1991 के पश्चात घटा है। देखिए, जनसंख्या घनत्व या जनसंख्या ये एक ऐसा मुद्दा है जो वर्ष 1910 से 1921 के बीच पहली बार क्या हुआ कि जनसंख्या वृद्धि निगेटिव थी, ऋणात्मक थी। लेकिन उसके बाद से क्या है कि जनसंख्या कभी घटी नहीं है और घनत्व भी क्या है कि वो कम नहीं हुआ है। इसी से संबंधित कुछ प्रमुख बातें आपको हम दिखा दे रहे हैं कि वर्ष 1911 से 21 का ऐसा एक डिकेड था, दशक था, जिसमें क्या था कि जनसंख्या कम हुई थी, यानी घनत्व ऋणात्मक निगेटिव था। लेकिन उसके बाद से क्या है कि लगातार जनसंख्या बढ़ती आई है और इस आधार पर हम कहेंगे कि जन घनत्व भी लगातार बढ़ते आया है। और अगर डेटा की बात करें तो वर्ष 2001 से वर्ष 2011 के बीच में जो जनसंख्या घनत्व है, इसमें क्या है कि 37 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर की वृद्धि देखी गई है। और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो जनसंख्या घनत्व है वो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो ये आपके कुछ प्रमुख आंकड़े थे। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक दशक भारतीय नियोजन के इतिहास में रोजगार विहीन का दशक कहलाया? ठीक है, ये कह रहा है कि रोजगार विहीन। तो देखिए, जो वर्ष 2005 से जो 2015 के बीच का जो समय था, इसको क्या हम बोलते हैं? रोजगार विहीन वृद्धि का दशक। कहने का मतलब क्या है कि इस समय काल में जो अर्थव्यवस्था था उसमें उत्पादन का स्तर तो बढ़ा। इसमें क्या था, 2005 से 15 के बीच में इसमें जो उत्पादन का जो स्तर था उसमें तो वृद्धि देखने को मिली, लेकिन इसकी तुलना में जो रोजगार के अवसर हैं, इसमें क्या है कि जो रोजगार के अवसर हैं उपरोक्त अनुपात में नहीं बढ़े। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं रोजगार विहीन वृद्धि दशक। यानी ये 10 वर्षों का जो समय था 2005 से 2015 के बीच में, इसमें क्या हुआ कि उत्पादन, जो प्रोडक्शन का जो लेवल था वो तो बढ़ा, लेकिन उस अनुपात में एम्प्लॉयमेंट, रोजगार का जो अवसर है वो नहीं बढ़ा। और इसी के आधार पर इसको रोजगार विहीन वृद्धि दशक भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये प्रश्न था। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत में प्रभावित साक्षरता दर की गणना की जाती है। ठीक है, कुल जनसंख्या में, बच्चों की जनसंख्या से, एडल्ट की पॉपुलेशन से, वयस्कों की जनसंख्या से, और 7 वर्ष की उम्र के ऊपर की जनसंख्या से। ये क्या बात हो रही है? साक्षरता दर। तो भारत में क्या है कि 7 वर्ष से जो अधिक उम्र वाले हैं, यानी 7 वर्ष और उससे अधिक उम्र की जो जनसंख्या है वहाँ से इसकी गणना की जाती है। तो आज हमने बात कर ली कि UPRO-ARO का जो PYQ वर्ष 2014 के जो भूगोल खंड के अंतर्गत भारत एवं विश्व का भूगोल, और इसी के साथ क्या है कि जो प्राकृतिक संसाधन है
और जो जनसंख्या नगरीकरण के जो प्रश्न थे उनकी चर्चा आज हमने कर ली। अब इसके बाद जो 1 या 2 वर्ष के प्रश्न पत्र बच चुके हैं उनके भी चर्चा हम जल्दी ही कर देंगे, ठीक है। क्योंकि ये जो PYQ डिस्कशन है, यहाँ आप देख रहे होंगे कि अभी हम जो प्रश्नों की चर्चा कर रहे हैं ये लगभग 30 क्वेश्चन के आसपास जा रहा है। इसमें अगर इन्वायरमेंट और कुछ इकोनॉमी डेटा को जोड़ देंगे तो ये लगभग 45-50 के आसपास पहुंच जाएगा। तो ये आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि GS के अगर प्रश्न पत्र की बात करें तो इसमें कट ऑफ, या ऐसे अगर बात करें कि आप 50 क्वेश्चन हिंदी में कर लेते हैं और अगर GS में 80+ कर ले रहे हैं तो आप कट ऑफ क्रॉस कर जाएंगे। तो इस आधार पर GS में 80 में से लगभग 40 से 45 क्वेश्चन आपको ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट और नगरीकरण से मिल जाएंगे। तो इस दृष्टिकोण से क्या है कि ये वाला जो खंड है भूगोल, पर्यावरण, नगरीकरण, ये आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जिस तरह से हम बताते जा रहे हैं वैसे ही क्या करिए कि आप प्रश्नों को हल करते जाइए, वैसे प्रक्रिया अपनाइए, डेटा को लिखिए, नोट करिए और क्वेश्चन से अधिक आउटपुट प्राप्त करिए। तो आज की इस चर्चा में इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।